आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुल्तान भारती और इस वक्त आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल सेकुलर भारत पर मॉब लिंचिंग। जी हाँ, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जहरीला नाग है, एक ऐसा काला कलंक है, एक ऐसी स्याह रेखा है जो सब समाज के माथे पर एक दाग की तरह है, जो एक खूबसूरत मुल्क के लिए एक अफसोस की तरह है, एक सर्द दाग है जो हमेशा के लिए हमें इतिहास में दर्द देता रहेगा, टीस देता रहेगा। मॉब लिंचिंग क्यों होती है, किस लिए होती है? कभी आपने सोचा है इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? और ये कौन सा ऐसा मानसून आता है कि ये एकदम से रफ्तार पकड़ लेती है, हर जगह सुनाई पड़ने लगता है। हम 20 साल पहले जाते हैं तो शायद नजर नहीं आता, एकदम से इसमें रफ्तार आ जाती है, एकदम से मॉब लिंचिंग मानसून की तरह आता है। फला जगह हुआ, फला जगह हुआ, यानी आप देखिए, इखलाक से लेके आसिफ खान तक और तबरेज से लेकर पहलू खान तक एक लंबी स्याह रेखा खींची हुई है सभ्य समाज के माथे पर, एक खुशहाल देश के माथे पर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के माथे पर, और कोई हल नहीं है। ये क्यों होती है? इस चीज पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी हालिया 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन भी नहीं हुए, 7 दिन के अंदर अंदर 2 केस हुए। 13 तारीख की रात में यमुना विहार में, दिल्ली से लगा हुआ यमुना विहार के अंदर, लाठी डंडों से लैस 50 लोगों की एक भीड़ घुसती है हाजी अमीन के घर पर, हाजी मुबीन के घर पर, और वो लोग हमला कर देते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि मोहल्ले के एक गार्ड से हुई जरा सी तू मैं में इन्होंने बीच बचाव किया था। अब सोचिए, बीच बचाव कितना बड़ा क्राइम हो गया एक वर्ग विशेष के लिए कि उन्होंने बीच बचाव किया। एक इंसानियत का काम किया जाता है, कोई भी 2 पक्ष अगर लड़ने पर उतारू हो तो बीच बचाव तो मतलब सबको करना चाहिए, लेकिन उस चीज की आड़ में जो नफरत धधक रही थी उसने कितना बड़ा कांड किया तो कि बड़े आदमियों से लेके और 8-8 साल 6-6 साल के बच्चे तक के लिए लहू लुहान कर दिए गए, पीटे गए बुरी तरह से। स्थानीय प्रशासन की भूमिका आती है, वो थाने जाता है, आदमी पीड़ित पक्ष जाएगा, पुलिस वाले वहां उनको राय देते हैं कि आप कोर्ट से केस डालिए, यहां से कुछ नहीं होगा। ये है पुलिस प्रशासन जो बहुत बड़े बड़े अक्षरों पर लिख के रखता है हर थाने के पास, पुलिस पोस्ट के सामने, शांति सुरक्षा न्याय। न शांति उनकी वजह से है, न सुरक्षा वो दे पाते हैं। न्याय का तो मतलब ही, न्याय के लिए तो उन्होंने बता दिया कि आप कोर्ट जाइए। तीनों से खाली हैं तो उनका औचित्य क्या है? किस लिए बैठे हुए हैं? कितना भरोसा करेगा आदमी कि आज थाने में जाते हुए शरीफ आदमी के हाथ पैर कांपते हैं? यह है इनकी भूमिका। खैर छोड़िए, दूसरे घटना देखिए, वो और अजीबोगरीब है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले, लकड़ी का कारोबार करने वाला एक सैफी परिवार का बुजुर्ग कहीं जा रहा था, उसे 2-3 लड़के अपना हाईजैक सा करते हैं, बहला फुसला के या कैसे भी सही उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने को बोलते हैं, और उसके बाद में अच्छी तरह से उसकी कार सेवा शुरू होती है, पिटाई होती है, और मार पीटने के बाद में शायद भाग्यशाली था वो बुजुर्ग, उसकी जान ऊपर वाले ने अभी जिंदगी बख्शी हुई थी, जान नहीं गई उस दिन, उसकी दाढ़ी काटी जाती है। वो लोग मूर्ख नहीं थे, उन्होंने माइंड सेट कर रखा था कि हम इसको इतनी बड़ी सजा देंगे, इतना दर्द देंगे कि चोट तो इसे लगेगी, यह पूरा संप्रदाय नेशनल वाइड, देशव्यापी सुनने वाला उस संप्रदाय का हर शख्स तकलीफ महसूस करेगा, दर्द महसूस करेगा, अपमानित महसूस करेगा अपने आप को। इसलिए
उसकी दाढ़ी काट दी गई। अब यहाँ भी पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए, वो बुजुर्ग आदमी थाने जाता है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने गठन किया हुआ है थानों का कि आप न्याय, शांति और सुरक्षा दीजिए। तो तीनों की तलाश में वो थाने गए और थानेदार ने एक बहुत अच्छे उपदेश से उनको सम्मानित किया, ये कहते हुए, जैसा कि पीड़ित बुजुर्ग के बेटे ने भी बताया कि क्या हो गया, दाढ़ी कट गई। तो भाई अब तो मतलब दाढ़ी की वजह से आपको हवा नहीं आ रही थी चेहरे पर, अब अच्छी खासी हवा आ रही है। ये है शांति। अब इसी में आप शांति, सुरक्षा और न्याय तीनों को बराबर बराबर बांटकर जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। ये भूमिका है पुलिस की। चलिए, मेरा ख्याल है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं कि मॉब लिंचिंग होती क्यों है, उसका एक बहुत बड़ा कारण आपके सामने है। लेकिन अब जरा हम ये देखें कि एक शख्स जो मॉब लिंचिंग का शिकार होता है, मार दिया जाता है, अचानक वो भीड़ के हत्थे चढ़ता है, उसने उनकी जमीन नहीं दबाई, उसने जेब नहीं काटी, उसने लूटा नहीं, उसने कभी उनके ऊपर हमला किया। एक अजनबी आदमी है और अचानक भीड़ के हत्थे चढ़ता है और मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम जो है मुसलमान का है, सिर्फ इसलिए। क्यों? ये नफरत कहां से आती है? एक अजनबी आदमी के लिए एकदम से इतना क्रोध क्यों भड़क जाता है कि वो मार दिया जाए? सोचिए कि इसका कारण क्या है। क्यों? मैं आपसे बताऊं कि कत्ल के लिए मैंने बहुत मुताला किया है, बहुत अध्ययन किया है, स्टडी किया है, और मेरे समझ से आता है इस तरह के कत्ल के लिए साहस की जरूरत नहीं होती, ये कायरों का काम है। लेकिन क्यों वो इस हद तक गुजर जाता है कि मार देता है जीते जागते इंसान को, कानून हाथ में लेता है, रोड पर अदालत लगा देता है? कैसे? इतना साहस कहां से होता है? नफरत। कत्ल करने के लिए नफरत की जरूरत होती है, ऐसे मामलों में साहस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने तो आपका कोई बिगाड़ा नहीं। लेकिन उसकी वजह से आपको लगता है कि देश 200 साल पीछे जा रहा है, आपको लगता है कि जो भी क्या कहते हैं सोर्सेज है देश में हमारे कमाने के लिए, खाने के लिए, उसमें हिस्सेदार बन के बैठा है, इसकी तो कोई भूमिका है नहीं, इसलिए उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये नफरत कहां से पैदा होती है? आप देखिए कि ये प्रेरणा किस लिए मिलती है कि लोग पकड़ के ले जाते हैं, पीटते हैं, लोग मार देते हैं, जान ले देते हैं, हीरो बनने का। अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो पुलिस से भागता है, अगर पुलिस सख्त है, प्रशासन सख्त है, संविधान उसके पीछे पड़ा है और संविधान सम्मत कार्रवाई उसके साथ होती है, तो अपराधी की मानसिकता यह है कि वो हमेशा क्राइम करने के बाद भागेगा, वीडियो नहीं अपलोड करेगा, वीडियो नहीं डालता है कि गैंती चला रहा है पहलू खान के ऊपर, पहलू खान को मारा जा रहा है, उसके बाद फूंक रहा है और वीडियो बना के डाल रहा है, क्योंकि वो भीड़ देख रही है कि ऐसा करने के बाद थानों से एक और भीड़ आई और उसको, कातिल को जिसे सजा मिलनी चाहिए, उसे एक हीरो की तरह सजाकर भीड़ जिंदाबाद करते हुए लेके चली जाती है, और फिर उसको कुछ होता नहीं, फांसी पर नहीं लटकाया जाता। तो इस तरह की घटनाएं आने वाले एक और मॉब लिंचिंग के नायक की भूमिका तैयार करती है, एक और मॉब लिंचिंग को हवा देती है। इसका हल क्या है? अगर आप देखा जाए तो हम कहेंगे पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने ठीक नहीं किया, और आगे जब संविधान का डंडा चलता है तो उसका तबादला कर जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है, यही होता है। लेकिन उसकी मानसिकता क्यों नहीं बदली जाती? इसलिए उसका एक ही तरीका है, हमारी शिक्षा प्रणाली। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह सोचिएगा इस चीज पर, जो मैं कह रहा हूं गलत नहीं कह रहा हूं। जब स्कूल में हमें इस तरह का सिलेबस दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा नया सिलेबस, कि मुसलमानों ने, ये आतंकवादी नहीं है, नहीं ये क्या कहते हैं आक्रमणकारी हैं, इन्होंने इस देश के निर्माण में क्या योगदान दिया है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान दिया, कितनी शहादतें दी है, इन्होंने कोरोना काल में जब बेटों ने अपने बाप को ठुकरा दिया उन्हें कितने कंधे दिए हैं। जब ये चीजें पढ़ाई जाएंगी स्कूल में, तब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हुई, एक ऐसा समाज तैयार होगा, एक ऐसा हिंदुस्तान तैयार होगा
कि जो एक दूसरे से प्यार करेगा, नफरत नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसा सिलेबस बनाना पड़ेगा जो शुरुआत से नन्हे बच्चों से लेकर नौजवानों तक को कम से कम समझा सके कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है समाज में भी, देश में भी, और इतनी बड़ी तादाद कहीं जाने वाली नहीं है। और मजबूर न किया जाए कि ये लोग कम से कम दीवार से अपनी पीठ टिक जाने के बाद में पलटकर वही गलतियां दोहराएं जो चंद सरफिरे लोग दोहरा रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि कम से कम ये महसूस किया जाए, मुसलमानों का इतिहास जानो, इस संप्रदाय के बारे में जानो, और अच्छी चीज़ें सिखाई जाए जिससे एक मजबूत समाज और एक खूबसूरत भारत की तामीर में दोनों मिलकर अपना योगदान दे सके। और आखिर में मैं इस संप्रदाय के बारे में एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि हर एक दौर में सींचा है लहू दे के इन्होंने, हर दौर में। दोस्तों मान जाइए इस चीज़ को, आपको यकीन करना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आप पढ़ें तो जानेंगे कि हर दौर में सींचा है लहू दे के वतन को। मुस्लिम कभी ज़मीर का सौदा नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।